हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हुई थी ना, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की, वी हैड कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ होटल्स। ठीक है, हायर परचेज, लीजिंग कंपनीज, होटल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम जो अपना टॉपिक कवर अप करेंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं ऑडिट करते टाइम। मैंने आपको मीनिंग समझाया था लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन दे दिया था। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या होगा ऑडिटर का, अपार्ट फ्रॉम अ सीए, विद इन द मीनिंग ऑफ सीए एक्ट 1949, कुछ ऐसी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं विच परमिट persons holding a government diploma in cooperative accounts or in cooperation and accountancy to serve to act as an auditor। देखिए, सीए का होना तो जरूरी ही है ऑडिट करने के लिए, लेकिन सीए के अलावा अगर कोई पर्सन है जिसके पास गवर्नमेंट डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स में, तो उसे भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एज एन ऑडिटर। तो यानी कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीए का ही अपॉइंटमेंट हो एज एन ऑडिटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है अपार्ट फ्रॉम अ सीए। दूसरी चीज, अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट सबसे ये जितने भी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ये प्रोविजंस हैं सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे, तो मैं फटाफट से ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट विल बी टेकन अप बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जितना भी अपॉइंटमेंट होगा वो रजिस्ट्रार करेगा, और ऑडिटर जो भी अपॉइंट होगा वो अपनी रिपोर्ट उसे सबमिट करेगा और सोसाइटी को भी सबमिट करेगा। ऑडिट फीस जो भी सोसाइटी पे करेगी वो पे करेगी रजिस्ट्रार के हिसाब से। रजिस्ट्रार जितनी फीस प्रिस्क्राइब करेगा उतनी ही फीस सोसाइटी पे करेगी किसको, ऑडिटर को। थर्ड पॉइंट इसमें जो आता है, अब बात अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगी वो होगी बुक्स एंड अकाउंट्स की। ठीक है, ये तो आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलता ही मिलता है। तो अगर बुक्स एंड अकाउंट्स की बात करें तो बुक्स एंड अकाउंट्स में मेनली यहाँ बात करी है कि सोसाइटी को क्या क्या मेंटेन करने की जरूरत है। तो देखिए, जितनी वो सेल परचेज कर रहे हैं, जितने उनके असेट लाइबिलिटीज हैं, कितना मनी रिसीव हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है सोसाइटी का, तो ये सारे डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत तो है ही। ये सब तो है ही इम्पोर्टेंट। बुक्स एंड अकाउंट्स में आपको ये सब तो मेंटेन करना ही पड़ेगा कि कितने खर्चे हो रहे हैं आपके सोसाइटी के, कितना मनी रिसीव हो रहा है, कितने सेल हो रही है, परचेज हो रही है, क्या क्या असेट लाइबिलिटीज हैं। तो प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे ताकि पूरी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए सोसाइटी की। ठीक है, बाकी जो भी एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहे वो मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि डेली कैश सेल समरी हो गई, कितना पैसा डेटर से आया अगर क्रेडिट सेल्स हो रही हैं तो, और वो भी सोसाइटी के बायलॉज में लिखा हो। जैसे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, सोसाइटी के बायलॉज होते हैं। तो जितना बायलॉज में मेंशन हो उस हिसाब से क्रेडिट सेल्स अगर अलाउड है तो डेटर से कलेक्शन आ जाएगा। कोई लोन सोसाइटी ने लिया है, ठीक है, या दिया है, उसकी रिकवरी को लेके, सैलरी को लेके कोई लोन डिसबर्स किया है, ठीक है, और बाकी सारे अकाउंट्स सोसाइटी अगर चाहे उसके बाय लॉस के अकॉर्डिंग वो तो मेंटेन करेगी करेगी। लेकिन रही बात असेट लाइबिलिटी की, मनी रिसीव्ड एक्सपेंडेड की, सेल परचेज की, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मेंटेन करना ही करना है। लेकिन अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सोसाइटी बन तो गई है, लेकिन अब क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत जितने भी मेंबर्स उससे जुड़े हैं उन सबका स्टेक है, उन सबकी होल्डिंग है, तो उनका पैसा रिस्क में ना हो, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर बेनिफिट्स दिए गए हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। रेस्ट्रिक्शन सबसे पहला क्या है, no member of a society other than a registered society can hold such portion of the share capital of the society as would exceed a maximum of 20% of total number of shares or of the value of shareholding to 1000 rupees। यानी कि सोसाइटी का जो भी मेंबर होगा, रजिस्टर्ड सोसाइटी की पहले तो यहाँ बात हो रही है, सोसाइटी का अगर मेंबर होगा तो वो अगर
सोसाइटी के शेयर्स होल्ड कर रहा है तो उसमें एक लिमिटेशन लगाई गई है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे सोसाइटी के, ठीक है, मान लीजिए सोसाइटी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, और अगर हम एक मेंबर की बात कर रहे हैं सोसाइटी के तो इसका 20% कर लीजिए आप, 1000 का 20%, ठीक है। तो अगर हम 1000 का 20% करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 200 शेयर एक मेंबर होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। या फिर वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग ₹2,000। यहाँ पे तो नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स में 20% की लिमिट लगी है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू की लिमिट है ₹1000। अब ऑडिटर को ना ये प्रोविजन देखना होगा कि अगर शेयर होल्डिंग है मान लीजिए मेंबर्स की, तो 20% से एक्सीड तो नहीं कर रही है, या फिर शेयर होल्डिंग की वैल्यू ₹1000 तक ही लिमिटेड है, ठीक है। नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड सच portion of share capital of society as would exceed a maximum of 20%। यहाँ पे जो सोसाइटी की बात करी है ना, वो रजिस्टर्ड सोसाइटी के अलावा की बात करी है। कोई भी सोसाइटी का मेंबर 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता है, 20% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर उसकी अगर शेयर होल्डिंग है तो वो लिमिटेड रहेगी ₹1000 की वैल्यू तक। और यहाँ पे जो सोसाइटी का वर्ड यूज हुआ है वो नॉर्मल सोसाइटी का यूज किया है, रजिस्टर्ड सोसाइटी की बात नहीं की है, ठीक है। नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, साफ साफ यहाँ पे बात करी जा रही है। कोई भी मेंबर सोसाइटी का अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी के अलावा, ठीक। अब शेयर होल्डिंग को लेके रिस्ट्रिक्शन लगाया है एक्ट ने, दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगाया है लोन को लेके। रेस्ट्रिक्शन ये है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो कोई लोन नहीं देगी किसी भी पर्सन को अदर दैन अ मेंबर। अब देखिए पहला रेस्ट्रिक्शन जो था वो मेंबर के लिए था, ठीक है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन शेयर होल्डिंग वाला मेंबर के लिए था कि नो मेंबर ऑफ सोसाइटी अदर दैन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन किसी भी पर्सन के लिए है कि सोसाइटी जो है वो लोन नहीं देगी किसी भी पर्सन को अदर दैन अ मेंबर, और अगर दे रही है तो रजिस्ट्रार के स्पेशल सैंक्शन से एक सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकती है। तो सोसाइटी सोसाइटी को लोन दे सकती है लेकिन उसमें भी परमिशन चाहिए होगी रजिस्ट्रार की। और अगर बात करें नॉर्मल किसी पर्सन को लोन देने की तो वो अलाउड नहीं है। तीसरी रेस्ट्रिक्शन है बोरोइंग पे। बोरोइंग की बात यहाँ पे ये करी है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो लोन्स एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ बायलॉज ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर कोई पर्सन लोन दे रहा है सोसाइटी को, डिपॉजिट्स दे रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर सकती है भले ही वो मेंबर ना हो, लेकिन ये चीज सोसाइटी के बायलॉज में मेंशन हो। चौथी कंडीशन है इन्वेस्टमेंट को लेके। सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकती है फंड्स में, किसमें इन्वेस्ट कर सकती है, कोई भी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से कोई सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं किसी दूसरी सोसाइटी के जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर इन एनी अदर मनीज परमिटेड बाय सीजी और एसजी। सीजी और एसजी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। साफ साफ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है कि इन्वेस्टमेंट करना भी है तो या तो सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में करो, या किसी और कोऑपरेटिव बैंक में करो, या फिर कोई ऐसी जगह लगाओ जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब ऑथराइज करी हो, या फिर सिक्योरिटीज बॉन्ड्स डिबेंचर्स में लगाओ किसी दूसरी सोसाइटी के लेकिन उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, या फिर सिक्योरिटीज में लगाओ जो सेक्शन 20 में प्रिस्क्राइब्ड है इंडियन ट्रस्ट एक्ट की। तो ये कुछ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही सोसाइटी कर सकती है। फिर प्रिस्क्राइब्ड
बात अगर हम करें नेक्स्ट पॉइंट में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स जो हैं वो सोसाइटी को ट्रांसफर करने होंगे अपने रिजर्व में, अपने रिजर्व फंड में। और ये कब ट्रांसफर करने होंगे? डिविडेंड या बोनस देने से पहले। मान लीजिए 1000 रुपए कुछ प्रॉफिट निकला, अब इसमें से सोसाइटी ने 300 रुपीज अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए और 700 जो है वो डिविडेंड और बोनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही सीन रहने वाला है। अब कितना परसेंटेज जाएगा रिजर्व में, ये भी सोसाइटी के बायलॉज में मेंशन हो, उस हिसाब से ही देखिए एक्ट करना है। अगर एक्ट साइलेंट है तो जो सोसाइटी का बायलॉ कहता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी का, उसी हिसाब से ही चलना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पसेस। तो देखिए सोसाइटी कंट्रीब्यूशन कर सकती है रजिस्ट्रार के अप्रूवल से, लेकिन उसके नेट प्रॉफिट का 10% ही कर सकती है कंट्रीब्यूट, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। ठीक है, और वो भी तब जब वो अपने रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर चुकी हो। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका एटमोस्ट 10% कर सकती है, 10% से ज्यादा नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती? कंट्रीब्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि 10% अलाउड है ऑफ नेट प्रॉफिट, वो भी तब जब अपना रिजर्व फंड में अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट रिमेन करेगा, बचेगा, उसके 10% तक ट्रांसफर कर सकती है, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा बात है इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस। देखिए सोसाइटी से अगर हम पूछें कि रिजर्व फंड अपना यूज करना है जैसे, तो रिजर्व फंड को अब क्योंकि वो मेन अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। स्पेशल रिजर्व्स भी होते हैं, जनरल रिजर्व्स भी होते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व फंड को किसी और चीज में लगा सकती है सोसाइटी। तो देखिए कुछ इसमें भी कंडीशंस हैं। अगर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्टेट एक्ट्स प्रोवाइड दैट अ सोसाइटी में यूज द रिजर्व फंड। किसमें यूज कर सकती है? इन द बिजनेस ऑफ सोसाइटी एज वर्किंग कैपिटल। सेकंड में इन्वेस्ट एज पर प्रोविजंस ऑफ एक्ट, या फिर किसी पब्लिक पर्पस के लिए यूज कर सकती है अपने सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उसमें ऑडिटर जब बाय लॉस पढ़ेगा अपनी सोसाइटी के, बेसिकली जिस सोसाइटी का ऑडिट करेगा, उसमें वो देखेगा कि रिजर्व फंड का क्या यूसेज है, उसके बारे में क्या लिखा है, क्या वो बिजनेस में यूज हो सकता है, क्या वो इन्वेस्ट हो सकता है दूसरे चीजों में, प्लस क्या वो पब्लिक पर्पसेस में यूज हो सकता है सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को अचीव या एनकरेज करने के लिए। फिर रही बात एजुकेशन फंड की, तो हाँ सोसाइटी हर साल एजुकेशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट करेगी सोसाइटी के लिए एज पर एप्रोप्रिएट रेट्स। ठीक है, और इसे हम चार्ज मानते हैं प्रॉफिट का। एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन नहीं है ये। ठीक है, चार्ज एक तरह से खर्चा है। ठीक, अब ऑडिटर जो है वो पूरी तरह से बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेगा ही, कितना रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना बोनस मिल रहा है, और जो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हो वो अप्रूव कौन करे? सोसाइटी की जनरल बॉडी, बेसिकली जो सुप्रीम मैनेजिंग अथॉरिटी होगी, जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट होगा सोसाइटी का, वो अप्रूव करेगा। क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है, कोई प्रैक्टिस जो है वो ऐसा तो नहीं जो फॉलो नहीं हो रही है, सोसाइटी के बायलॉज में लिखा है, एक्ट में लिखा है और वो फॉलो नहीं हो रही है, तो ये सब देखना होगा। बाकी अब कुछ फीचर्स हैं इसमें, कुछ फीचर्स इसमें स्पेसिफाइड हैं, उसकी बात कर लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। देखिए डेट्स अगर सोसाइटी की आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं, ड्यू तो हो गई थी, मान लीजिए 3 साल में ड्यू हो गई थी, लेकिन अब 3 साल भी एक्सपायर हो गए और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो देखिए इसमें कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है। सबसे पहले तो डेट्स
जो 6 महीने 6 मंथ से 5 years का एक तो क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद है मोर देन 5 years का। तो एक हो गया आपका 6 मंथ से 5 years, फिर एक हो गया मोर देन 5 years। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अगर डेट्स ओवर ड्यू है 6 महीने से 5 साल के बीच में या 5 साल के ऊपर के लिए, तो उन्हें क्लासिफाई करना होगा और ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, क्योंकि इससे सोसाइटी की वर्किंग कैपिटल की पोजीशन इफेक्ट हो रही है और उसमें देखेगा क्या इसमें चांसेस हैं रिकवरी के, ठीक है। तो ये चीज देखनी होगी। देखिए होता क्या है ना, करंट असेट करंट लाइबिलिटीज इससे इफेक्ट होते हैं, करंट रेशियो इफेक्ट होता है, क्विक रेशियो इफेक्ट होता है, लिक्विडिटी पोजीशन इफेक्ट होती है अल्टीमेटली। तो ओवर ड्यू डेट्स चेक करनी होगी। सोसाइटी ने कुछ पैसा दिया है डेटर्स को, रिकवरी हो नहीं पाई है, ओवर ड्यू है, वो सब इसमें आएगा जरूर, इसमें इस वाले पॉइंट में इंक्लूड होगा। तो अब अगर 6 महीने से ओवर ड्यू है, 6 महीने से 5 साल का टाइम हो गया, अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है, तो क्या उन्हें हम बैड डेट्स क्लासिफाई कर लें कि अभी भी उनको हम रखे रहें, बैलेंस शीट में दिखाएं? तो ये चीज ऑडिटर को देखनी होगी। फिर आता है ओवर ड्यू इंटरेस्ट। तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो होता है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट से रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। वो एक तरह से अक्रूड इंटरेस्ट है और उसका प्रिंसिपल ओवर ड्यू माना जाता है। एक तरह से इसमें ये लिखा है कि एक ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट क्रिएट हो, ठीक है, और जो भी क्रेडिट हो ओवरड्यू इंटरेस्ट का, वो उस इंटरेस्ट बेसिकली जो रिजर्व है वो उसमें डालेंगे, ठीक। समझ आ रहा है आप लोग को, नहीं समझ आ रहा है कि सब बाउंस मार रहा है? मैं आज थोड़ा स्पीड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए ओवर ड्यू एक तो आउटस्टैंडिंग डेट्स की अभी हमने बात करी, ठीक है, ओवर ड्यू डेट्स की बात करी। दूसरी बात कर रहे हैं ओवर ड्यू इंटरेस्ट की। तो यहाँ लिखा है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा ना, जो बेसिकली मिलना है, सोसाइटी को मिला नहीं है, उसमें से ओवर ड्यू इंटरेस्ट लेस कर दो, तो पता तो चल जाएगा ना कि भाई आउटस्टैंडिंग इतना है, इसमें से ओवर ड्यू ये हो गया। यानी कि ये मान लीजिए 3 साल में ड्यू था, 3.5 साल हो गए, 6 महीने से ओवर ड्यू है इंटरेस्ट, तो आप उसे रिड्यूस कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी कि ओवर ड्यू इतना है, आउटस्टैंडिंग अभी इतना है। तो अब इसमें जो है प्रैक्टिस क्या फॉलो हो रही है एज पर एक्ट, कि एक ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट क्रिएट करूं, ठीक है, एंड द क्रेडिट ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट credited to interest account is reduced, ठीक है। तो उसमें से ओवरड्यू इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व का अकाउंट क्रिएट होगा और उसमें से इतना अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा कि भाई अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, तो उसमें से हटा देंगे ये, क्योंकि रिजर्व क्रिएट हो रहा है, एक तरह से इनकम का पार्ट है वो। इनकम का क्या बोलूं मैं, बैलेंस शीट का पार्ट है ना, कैपिटल साइड आएगा, तो उसमें से ये इंटरेस्ट वाला पार्ट रिड्यूस हो जाए कि इसकी अब रिकवरी नहीं होनी है। फिर रही बात बैड डेट्स की, तो अब देखिए जो बैड डेट्स हैं, जितना अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया है उसे राइट ऑफ कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेशन हो। बैड डेट्स को राइट ऑफ करने से पहले वो ऑडिटर उसे सर्टिफाई करे, पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ पैसे की रिकवरी नहीं होनी है, ठीक है, और सोसाइटी भी उसे ऑथराइज करे। फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे, देखिए करंट असेट्स का जैसे वैल्यूएशन है कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और लाइबिलिटीज में ऑडिटर ये देख ले कि जो भी नॉन लाइबिलिटीज हैं वो अकाउंट फॉर करी गई हैं, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज का एक नोट दे दे, क्योंकि कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज बता के तो आती नहीं, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, तो उनका एक नोट इशू कर दे। फिर अधेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, अब इसमें तो वही सब चीजें आ जाएंगी कि ऑडिटर जो है चेक करेगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स अचीव हो रहे हैं, सोसाइटी अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है,
और सिक्स्थ पॉइंट और फिफ्थ और सिक्स पॉइंट थोड़े सिमिलर हैं, क्योंकि सिक्स पॉइंट में भी यही देखना है कि किसी भी बाय लॉ को ब्रेक तो नहीं किया गया है, रूल को तोड़ा तो नहीं गया है। ठीक है, अब सेवेंथ पॉइंट आता है वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर्स, एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। देखिए मेंबर्स को बेसिकली इसलिए भी हमें देखना है कि मेंबर कहीं से फायदा ना उठाएं, सोसाइटी से मिसयूज ना करें अपनी पोजीशन का, तो उनकी पासबुक जरूर देखनी है। कोई भी लोन उन्हें दिया गया, उनके बैलेंसेस क्या हैं, कोई हेरफेर तो नहीं हुआ है, एम्बेसलमेंट तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मेंबर रजिस्टर से और उनकी पासबुक से वेरीफाई होंगी। फिर अगर ऑडिटर को कोई सीरियस इरेगुलरिटी नजर आती है सोसाइटी में, तो उसका काम क्या है? उसका काम है रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना। वैसे भी वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार को ही देता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मान लीजिए बहुत ज्यादा फ्रॉड के चांसेस दिख रहे हैं, तो और वो प्रॉपर उसके पास एविडेंसेस भी मिले हैं, तो एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करेगा वो। ठीक है, कि मेंबर्स जो है अपना अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं और फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, फिक्स्ड असेट्स, परचेजेस, खर्चे। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, मेंबर्स अपने पर्सनल खर्चे भी बुक कर लेते हैं सोसाइटी के नाम पे। एसी खरीदा, लगा रहे हैं अपने घर में, और बिल जो है वो सोसाइटी के नाम पे है, और वो एसी लगा भी नहीं है सोसाइटी के प्रीमाइसेस में। ठीक है, तो ये सब बहुत चीजें होती हैं। मिसमैनेजमेंट है, मान लीजिए पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग है, खर्चे प्रॉपर्टी का मिसयूज है, या फिर एडवांसिंग सही से नहीं करी जा रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन नहीं फाइनेंस हो रहा है सोसाइटी के थ्रू, तो फिर ये सारे स्पेशल चीजें हैं जो एक स्पेशल रिपोर्ट में तैयार होकर रजिस्ट्रार को सबमिट होंगी। प्लस जब पूरी सोसाइटी का जजमेंट ले लेंगे तो ऑडिटर उसे एक क्लास देगा। क्या क्लास? जैसे आप लोग जब अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स दैट इज बीकॉम, तो आपको एक पोजीशन मिलती है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज। Similarly, the auditor will give a classification to the society after judging its performance, after analyzing it completely. और उसके बाद ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर सेक्रेटरी से पूछेगा कि मैनेजिंग कमिटी में बेसिकली ड्राफ्ट रिपोर्ट डिस्कस करो, और जब ड्राफ्ट रिपोर्ट डिस्कस होगी तभी वो फाइनलाइज होके छपेगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगी मेंबर्स वगैरह को, लेकिन उससे पहले डिस्कशन होगा। कोई भी आप एक छोटा सा भी ऑडिट करने जाते हो तो वहां पे आप ऐसी तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाते हो ना, पूरी रिपोर्ट पहले डिस्कस होती है वहां के मैनेजमेंट से। कंपनी की ऑडिट में भी यही चीज होती है। ठीक है, अब रही बात राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिटर्स, तो देखिए ये भी बहुत टू द पॉइंट बातें लिखी हैं। सबसे पहला, रजिस्ट्रार ऑडिट करेगा या फिर वो करवाएगा किसी ऑडिटर से जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके। ऑडिट में ओवरड्यू डेट्स एग्जामिन होंगी, जैसे हम लोग ने अभी समझा। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, 6 मंथ्स 5 ईयर्स, और असेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन होगा। फिर रजिस्ट्रार जो है, जिसको ऑथराइज करेगा ऑडिट करने के लिए, उसके पास पूरा एक्सेस होगा बुक्स एंड अकाउंट्स देखने का, सिक्योरिटीज देखने का, इंफॉर्मेशन मांगने का। किससे? वहां के मैनेजमेंट से, वहां की मैनेजिंग कमेटी से। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सोसाइटी को तो सबमिट करेगा ही, लेकिन रजिस्ट्रार को भी करेगा। ठीक, और ऑडिटर को क्या क्या स्टेट करना होता है ये देख लेते हैं। देखिए ऑडिटर को बेसिकली अपनी रिपोर्ट में ये भी देखना होगा कुछ कुछ फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग कि उसने क्या सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली है जो जो उसको लग रही थी सोसाइटी में, जितना उसको बेसिकली एक्सट्रैक्ट करनी थी। क्या उसके ओपिनियन में बेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, ऑडिटर को बेसिकली क्या क्या स्टेट करना होता है, उसे ये स्टेट करना होता है कि उसके ओपिनियन में बेसिकली जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो बेस्ट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, पीएनएल जो है सोसाइटी का वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, बैलेंस शीट दे रही है, बुक्स एंड अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं एज पर द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, बैलेंस शीट और पीएल जो है अच्छे से एग्जामिन किए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ऑडिटर को स्टेट करनी होती है।
अब रही बात ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म की, तो ऑडिट रिपोर्ट के अगर फॉर्म की बात करें तो इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारे मैटर्स होते हैं व्हिच ऑडिटर हैज टू स्टेट और कमेंट। अब इसमें जितने भी ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को लेके एक प्रॉपर डिस्कशन है, उसमें ऑडिटर जो है सबसे पहले तो स्केड्यूल्स अटैच करेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्ट के ऑपोजिट ना जाएं, एक्ट को तोड़े ना, कॉन्ट्ररी में ना जाएं। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सोसाइटी के सारे सम्स जो भी होने चाहिए थे लेकिन सोसाइटी की नॉलेज में नहीं आए गए, या फिर कोई ऐसी मटेरियल सिग्निफिकेंट चेंजेस या डिस्क्रिपेंसी या प्रॉपर्टी जो ऑडिटर को लगता है वो बैड है, डाउटफुल है, ठीक है, उसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम है, कोई इरेग्युलरिटी है, कोई दूसरे मैटर्स हैं, इन सब के स्केड्यूल्स लगते हैं, ठीक है। और अगर नील रिपोर्ट होगी तो उसके लिए ऑडिटर नील रिपोर्ट देगा, और नील रिपोर्ट नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो उसके लिए ये फैक्ट्स मेंशन करेगा कि डिस्क्रिपेंसी क्या है, क्यों लगता है उसको ऐसा, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली अपनी रिपोर्ट में अटैच करेगा स्केड्यूल्स के फॉर्म में, शेड्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ऑडिट सर्टिफिकेट के अलावा, ठीक है, ऑडिटर जो है वो आंसर करेगा क्वेश्चनेयर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट मेमोज। फर्स्ट ऑडिट मेमो जो होता है वो जनरल नेचर का होता है, वो हर एक सोसाइटी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बैंक्स हो, कंज्यूमर्स हो, क्रेडिट सोसाइटीज हो। सेकंड इज फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी की उनका क्या ऑब्जेक्ट है, ड्राफ्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो दो तरह के तो ऑडिट मेमोज हो गए जो क्वेश्चनेयर फॉर्मेट में होते हैं, ऑडिटर को वो भी सबमिट करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि वो नरेटिव फॉर्म है, ऑडिटर उसे सबमिट करेगा, एड्रेस किसे करेगा, सोसाइटी का जो ट्रस्टी होगा, बेसिकली जो चेयरमैन होगा उसे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बात कर रहा है वो बात कर रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है। तो अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आई थी अगस्त 2002 में, और ये उन कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगती है जिनका ऑब्जेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, यानी कि अब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करती है वो पंजाब में भी रन कर रही है, वो एमपी में भी रन कर रही है, मध्य प्रदेश में, इधर से वो उत्तर प्रदेश में भी कर रही है, तो इट्स अ मल्टी स्टेट, ठीक है। तो अब इसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो देखिए सेम वही रूल्स हैं जो नॉर्मल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगते हैं कि क्या क्या बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, वो सेम है रूल्स। अब रही बात ऑडिट की, तो देखिए ऑडिट में ऑडिटर का क्वालिफिकेशन में बात यही करी है कि जो भी पर्सन सीए होगा वही अपॉइंट हो सकता है। नॉर्मली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें ऑडिटर में सीए के अलावा कोई भी पर्सन जिसके पास गवर्नमेंट डिग्री है, डिप्लोमा है कोऑपरेटिव अकाउंट्स का, उसे ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है रजिस्ट्रार, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीए ही अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। और कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है उनकी बात करिए, जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है, या कोई एम्प्लॉय है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ऑफिसर है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। पर्सन कोई एम्प्लॉयमेंट में है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिसर का, या फिर कोई पर्सन जिसने लोन ले रखा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या फिर गारंटी दे रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। रही बात अपॉइंटमेंट की, तो जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा वो बोर्ड करेगा विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और अगर बोर्ड नहीं करेगा तो कौन अपॉइंट करेगा, इफ द बोर्ड फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द जनरल मीटिंग शैल बी अपॉइंटिंग, तो खुद सोसाइटी ही अपॉइंटमेंट करेगी ऑडिटर का अगर बोर्ड अपॉइंटमेंट नहीं करता है 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये तो अपॉइंटमेंट की बात हो गई। अब इसमें और भी चीजें मेंशन्ड हैं, जैसे पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की, ठीक। और इसके अलावा हो गया आपका ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट, तो ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या फॉर्मेट होता है, किस क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं,
what does it actually contain, and power of central government. Okay, all these things now. This chapter is about to end, so we'll be ending up this chapter probably in the next class, and we'll be completing this topic. If you face any queries in the present class or in the previous classes, please do message me on the comment box, or you can just direct ask me on my Instagram page by the name CA Jyoti Tutorials. आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. Next class में we'll be completing this topic. So that's all for today.